नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जीएसएन विद रजत कौशिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज तक देश समाज से जुड़ी हुई खबरें और मुद्दों को पहुंचाते हैं और साथ ही हमारी प्राथमिकता यह रहती है कि हमारी खबरों के माध्यम से आपको कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी क्रम में आज हम जिस वर्ग के अंतर्गत खबर का विश्लेषण करेंगे उस वर्ग का नाम होगा समसामयिक खबर, अर्थात करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है और आप इसको जीएस जनरल स्टडीज के एक विषय के तौर पर भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जानकारी एक ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथीगण, उनके लिए भी यह एक लाभदायक वीडियो हो सकती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी तथ्य अच्छे लगे तो हमें लाइक अवश्य करें। अगर जो आपको हमारे द्वारा यह दी गई जानकारी अच्छी लगे और आप कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं और अगर जो हमें प्रोत्साहन स्वरूप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगे कि यह जानकारी को आप और लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी इस जानकारी से अवगत करा सकते हैं तो आप इसे शेयर अवश्य करें। और साथ ही हमारे चैनल को जिसका नाम है जीएसएन विद रजत कौशिक, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक हम इस प्रकार की और भी कई सारी वीडियो निरंतर क्रम में अविलंब समय से पहुंचा सके। तो आइए चलते हैं हमारे साथ वीडियो की ओर। वीडियो का जो वर्ग होगा समसामयिक खबर, इसके अंतर्गत आज हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो होगी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, आपने सही सुना। यह योजना 2018 में, एक मोटे तौर पर बता दूं कि यह योजना 2018 में सर्वप्रथम तेलंगाना में शुरू की गई थी और उसी की तर्ज पर या उसी से संज्ञान लेते हुए हमारी भारत सरकार ने, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना का संज्ञान लेते हुए इसे अपने कार्यकाल में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करने का एक निर्णय लिया। और उस दौरान हमारे जो वित्त मंत्री थे वो पीयूष गोयल जी थे और पीयूष गोयल जी और अन्य अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि अगर इस योजना को हम संपूर्ण भारत में लागू करते हैं तो इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये, जो हम किसानों के कर्ज माफी की योजना चलाते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, ताकि वो जो एक योजना चलती है किसान लोन माफी की योजना, उसके अंतर्गत होता क्या है कि जो आपके बैंक वगैरह होते हैं उनका एनपीए बढ़ता है। एनपीए बढ़ने से बैंक दिवालिया होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। यह आरबीआई की गाइडलाइन है। तो इसी समस्या के निवारण के लिए और किसानों की जो हालत है उसे सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना चालू की देशव्यापी स्तर पर। तो आइए जानते हैं यह योजना कब जारी की गई। तो यह योजना 24 फरवरी 2019 को जारी की गई थी और इसे प्रभावी तौर पर इससे 2 महीने पहले 1 दिसंबर 2018 को इसे कार्य में ला दिया गया था। यानी कि 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य इसके अंतर्गत जो पात्र किसान थे उनके खातों में इस योजना से संबंधित पहली रकम या पहली किस्त पहुंचा दी गई थी। पहली किस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत प्रति किसान परिवार को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है, जो कि 4 महीने की वार्षिक किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके एक साल में पूरी की जाती है। तो इस प्रकार यह पहली जो इसकी किस्त थी 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य यह जारी की गई थी और फिर इसे एक सुव्यवस्थित तरीके से एक आयोजन करके 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो इसकी जारी तिथि और प्रभावी तिथि के बारे में मैंने आपको दोनों चीज बता दी है। इसके बाद जो इसकी संशोधित योजना तिथि थी, यानी कि इस योजना में एक संशोधन किया गया था। संशोधन क्या था कि जिस दौरान
ये योजना लागू की गई थी। उस सबसे पहले यह योजना संपूर्ण भारत के 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए, जो व्यक्ति या किसान अपनी खुद की जमीन पर 2 हेक्टेयर उसके पास जमीन है और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है, वो इसके लिए पात्रता धारण करता था। तो हुआ ऐसा कि 1 जून 2019 को यह निर्णय लिया गया कि इसमें वो सभी किसान भी सम्मिलित कर लिए जाएं जो भारत में निवास करते हैं और भारत में अपनी आजीविका कृषि के रूप में निर्वाह करते हैं। इसके अंतर्गत उनके पास कितनी भी जमीन हो सकती है। तो इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत के सभी किसानों को सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक, तो अब हम तो इतनी जानकारी आपको दे दी है कि इस योजना के अंतर्गत अब संपूर्ण भारत के किसान आ जाते हैं। तो अब हम इस योजना के अंतर्गत जिन टॉपिकों पर चर्चा या वार्ता करेंगे आपसे, वो होगा, नंबर 1 पर आता है कौन पात्र है, नंबर 2 पर है कौन पात्र नहीं है, नंबर 3 पर है किस प्रकार कितनी मिलती है यह रकम और किस क्रियाविधि से मिलती है, और नंबर 4 पर है कब से मिलना शुरू हुई है, नंबर 5 पर है अगर कोई धोखाधड़ी से पात्र बन भी जाए तो उसके साथ क्या होगा, नंबर 6 पर है स्कीम के अंतर्गत परिवार शब्द का मतलब क्या है। यह पॉइंट इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो दूसरे नंबर का पॉइंट है कौन पात्र नहीं है, उसमें परिवार शब्द की व्याख्या हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसे सबसे आखिर में रखा है। तो आइए चलते हैं कौन पात्र है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत वो सभी किसान पात्र हैं जो भारत में निवास करते हैं और भारत में अपनी स्वयं की कृषि योग्य भूमि पर कृषि कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। तो कौन पात्र नहीं है, इसके अंतर्गत 7 कैटेगरियों में इसे बांटा गया है कौन पात्र नहीं है। पहले नंबर पर आते हैं जो व्यक्ति या जीव परिवार के सदस्य किसी संवैधानिक पद पर विराजमान है, वो इसके लिए पात्र नहीं है। संवैधानिक पद होता है जैसे आपका राज्यपाल हो गया, जज वगैरह हो गए, आपके सचिव हो गए, आपके अटॉर्नी जनरल, जितने भी अपर लेवल के पद होंगे वरीयता क्रम के अनुसार, वो सभी संवैधानिक पदों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है सरकारी अधिकारी। इसके अंतर्गत एबीसी ग्रुप के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी गण हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट से अटैच जितने भी नगर निकाय निगम जितने भी हैं, निकाय और निगम जितने भी हैं, वो सब इसके अधीन आ जाएंगे। ठीक, एबीसी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, जो भी कर्मचारी या अधिकारी एबीसी ग्रुप में नौकरी करते हैं, वो सब इसके लिए पात्र नहीं है। फिर संस्थागत मालिक, यानी कि जो भी कोई संस्था चला रहा है एक वाणिज्यिक तौर पर या एक बिजनेस पर्पज से, वो इसके लिए पात्र नहीं है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक, और साथ ही अभी पेंशनर्स जो अभी नए रिटायर हुए होंगे या पुराने रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन 10,000 रुपए से ऊपर आती है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसकी पात्रता धारण नहीं कर सकते। ठीक, फिर 5वें पॉइंट पे नेता, यानी कि जिला पंचायत स्तर से ऊपर के जितने भी नेता होंगे, जिला पंचायत स्तर से ऊपर के राज्य में विधानमंडल, विधानसभा और आपके केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा सदन, इन सदनों में जिला पंचायत से लेकर आपके केंद्र में जितने भी सदन होंगे उनमें जितने भी सदस्य हैं वो इसके लिए पात्र नहीं है, पूर्व के और वर्तमान के। ठीक, उसके बाद जो इनकम टैक्स भरते हैं, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स फाइल किया है, इनकम टैक्स दिया है, वो इसके लिए पात्रता धारण नहीं करते। ठीक, फिर 7वें नंबर पे प्रोफेशनल, यानी कि पेशेवर जो कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए आपके, और जितने भी प्रोफेसर वगैरह, जितने भी टीचर वगैरह, जितने भी प्रोफेशन से संबंधित पेशेवर कार्य से संबंधित व्यक्ति हैं, वो इसके लिए पात्र व्यक्ति नहीं है। तो यह 7 पॉइंट थे कि कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है, यह बता दिया मैंने आपको। तो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि कौन पात्र नहीं है। और ग्रुप डी का जो कर्मचारी है गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड या गवर्नमेंट फील्ड के अंतर्गत डिपार्टमेंटल जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड, वो सब इसके लिए पात्रता धारण कर सकते हैं, बशर्ते वो इस योजना के अंतर्गत जो परिवार की परिभाषा है उसके अंतर्गत आते हों। ठीक, उसका जिक्र हम आपको बाद में करेंगे।
तो यह किस प्रकार कितनी मिलती है? यह राशि प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रति किसान परिवार को दी जाती है, 2-2 हजार रुपए की चौमाही किस्तों में, यानी कि प्रति 4 माह के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए यह मिलते हैं। और इसे एक आम किसान परिवार के खाते तक कैसे पहुंचाया जाता है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक यूनिक पद्धति है, और साथ ही उसे इस तरीके से एक कह सकते हैं कि आप उसे एक इस तरीके से सिक्योर बनाया गया है कि उसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। आपको पता ही होगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर .in जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर आपको आवेदन करना होता है। साथ ही जो आपका पटवारी होता है गांव का, वो आपका डाटा जो पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है आपने, उस डाटे और नहीं जो डाटा आपने पोर्टल पर अपलोड किया है वो डाटा तो कर दिया, उसके अलावा पटवारी आपके डाटा को नोडल ऑफिसर को भेजता है। नोडल ऑफिसर क्या करता है, उस ऑथेंटिक या वेरीफाइड डाटे को जो पटवारी से मिला है उसे SNO जिसे बोलते हैं स्टेट नोडल ऑफिसर, उसके पास भेजता है। स्टेट नोडल ऑफिसर क्या करता है, आपके जो द्वारा जो आवेदन किया गया उस डाटे को, और जो पटवारी और नोडल ऑफिसर से डाटा जो मिला है उस डाटे को वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद उस डाटे को जो SNO होता है उस डाटे को NIC, PFMS और बैंक को भेजता है, 3 डाटे को। तो NIC होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और PFMS होता है प्रधानमंत्री फंड मैनेजमेंट सिस्टम। यह PFMS प्रधानमंत्री से संबंधित जितनी भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जनहित कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं उसके लिए PFMS पोर्टल बनाया गया है। इसी के माध्यम से योजनाओं में जो भी खर्चा होता है वो PFMS पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। और साथ ही तीसरी भेजी जाती है बैंक को, ठीक। उसके बाद SNO pmkisan.gov.in पर इस डाटा को अपलोड कर देता है, और साथ ही यह करने के साथ ही एक RFT जारी करता है जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से यह PFMS को कहता है कि अब मैंने डाटा वेरीफाई कर लिया, आप इस डाटा के अनुसार इतनी रकम आप PFMS पोर्टल को कहता है कि PMFS से आप भेज सकते हैं, ठीक है। फिर PFMS क्या करता है, PFMS एक FTO जारी करता है जिसे कहा जाता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। और ये फंड ट्रांसफर ऑर्डर किसे जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है कृषि सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय को। ये FTO जारी करने का उद्देश्य है कि इसमें रकम, एक निश्चित रकम लिखी होती है कि इस रकम इतने व्यक्तियों का डाटा है, इन तक संप्रेषित की जानी है। PFMS के माध्यम से ये वेरीफाई कर लिया गया है। तो फिर कृषि सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय करता क्या है, जो उससे उसका जो मान्यता प्राप्त बैंक होता है वो अपने बैंक को उस डाटा को देता है कि ये इतनी रकम इन खाते में जानी है PFMS के माध्यम से। तो फिर बैंक उस डाटा से संबंधित जितने भी बैंक होते हैं उन्हें उतनी निश्चित रकम देता है, और साथ ही PFMS के माध्यम से उस रकम को डायरेक्ट किसके खाते में भेज देता है, जितने भी कृषि कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी कि मतलब कि जितने भी किसान भाई हैं उन सबके खाते में यह राशि PFMS के माध्यम से भेज दी जाती है कृषि सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो यह रही एक प्रक्रिया जो आप तक रकम पहुंचने की। और इस सब की निगरानी के लिए जो आंख गड़ाई निगरानी करता है वो है NPCI, यानी कि NPCI को बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस संपूर्ण घटनाक्रम की निगरानी के लिए उत्तरदायी है, यही इसका प्रबंधन करता है। तो देखा आपने एक पटवारी से लेकर NPCI तक कितना बड़ा रोल है इस रकम का आप तक पहुंचने का। और आपको जानकर आपको एक जानकारी विशेष तौर पर दे दूं कि अब तक यह है 3.25 लाख करोड़ रुपए जो 17वीं किस्त जारी हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो कार्यक्रम का आयोजन किया था किसान सम्मान कार्यक्रम का, उसके अंतर्गत जो किसान
सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त जारी की गई है उसके अनुसार 3.25 लाख करोड़ रुपए अब तक किसान भाइयों के खाते में जा चुके हैं, यानी किसान परिवार के खाते में जा चुके हैं, जो कि एक संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण योजना के अंतर्गत इसे स्थान मिल चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह है संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण योजना है। इसके अलावा पूरे विश्व में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके जो जन कल्याण के लिए इतने बड़े स्तर पर चलाई जा रही हो। ठीक, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हमें आंकड़ा मिला है वो यह राशि 9,26,00,000 किसानों के खाते में यह राशि जा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और इससे बड़ी संख्या अब से कुछ साल पहले यानी कि 2024 में जैसे यह जारी किया गया था तो उस दौरान कहा गया था और आंकड़ा भी है कि 12 करोड़ से ज्यादा किसानों ने इसका लाभ उठाया है। तो यह एक बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए और साथ ही उनके कल्याण के लिए। तो यह थी सारी की जानकारी कि किस प्रकार यह आप तक पहुंचती है। अब यह कब से मिलना शुरू हुई है, तो यह जो मिलना शुरू हुई थी 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य इसकी पहली किस्त जारी की गई थी 2,000 रुपए की। उसके बाद इसकी दूसरी किस्त इससे 31 जुलाई 2019 के मध्य इसकी दूसरी किस्त जारी की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 के मध्य इसकी दूसरी किस्त जारी की गई थी। फिर इसकी तीसरी किस्त जब कब जारी की गई थी, वो जारी की गई थी 1 अगस्त 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019 के मध्य। तो यह हमारे पहले साल की इसकी तीनों किस्त की डिटेल थी जो हमें pmkisan.gov.in से प्राप्त हुई है और यह संपूर्ण जानकारी भी हमें उसी पोर्टल से प्राप्त हुई है pmkisan.gov.in। आप उस पर जाकर इस योजना से संदर्भित जितनी भी जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं आप उस पर ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आपको अगर जो हमारी इस वीडियो को और उन जानकारी को क्रॉस चेक करना हो तो आप वहाँ पीएम किसान योजना की जो पीडीएफ है उससे मिलान कर सकते हैं। उसी को हमने सरल रूप में आप सभी के सामने रखा है। ठीक, अब इसके बाद पांचों पॉइंट हो जाता है, अगर कोई धोखाधड़ी से पात्र बन भी जाए तो उसके साथ क्या होगा। ऐसा भी कई बार देखा गया है योजनाओं में कि कुछ व्यक्ति लालच के कारण किसी अनैतिक तरीके से योजना का लाभ उठा लेते हैं, तो उसके लिए प्रावधान है, अगर कोई धोखाधड़ी से इसका पात्र बन जाए तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और साथ ही उसने अब तक जितनी भी रकम इसके माध्यम से ग्रहण की है पाई है उससे वो संपूर्ण वापस ली जाएगी। तो यह पांचवा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद छठा जो पॉइंट है, इस स्कीम के अंतर्गत परिवार शब्द का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था तो इसमें ग्रुप डी पोस्ट थी, उसके अंतर्गत परिवार शब्द की एक परिकल्पना है जो इस ग्रुप डी की पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो जितने भी ग्रुप डी में कार्यरत कर्मचारी हैं अगर उनके पास जमीन है, उनके नाम जमीन है, और परिवार शब्द की परिभाषा क्या है, जो भी कृषि योग्य भूमि का मालिक है उसके परिवार में उनकी काउंटिंग होगी। एक तो वो जिसके नाम जमीन है, एक उसकी पत्नी और एक उसके बच्चे, ये 3 व्यक्ति, ये 3 परिवार के अंदर आएंगे। अगर जो कोई ग्रुप डी का व्यक्ति जिसके नाम जमीन है और वो अपने परिवार से अलग रहकर जीवन यापन कर रहा है, कृषि भी कर रहा है और कार्य भी कर रहा है ग्रुप डी कर्मचारी के तौर पर, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसके कोई बेटा या पुत्री या पत्नी किसी और डिपार्टमेंट में संवैधानिक पद पर ना हो, सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत ना हो, संस्थागत कोई मालिक ना हो, ठीक, इनकम टैक्स ना उन्होंने दाखिल किया हो या फिर किसी प्रोफेशन में ना हो। ठीक, अब इससे अलबत्ता जो कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है अगर जो उसके नाम जमीन नहीं है और उसके पिताजी क्या नाम किसी संवैधानिक पद पर है या इन सातों में से किसी भी पद पर विराजमान है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, चाहे वो ग्रुप डी का कर्मचारी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके नाम जमीन नहीं है। ठीक, तो इसलिए ग्रुप डी पर 2 शर्तें लागू होती हैं जो मैंने अभी आपसे साझा की। तो कैसी लगी आपको जानकारी? ये हमारे इस संपूर्ण खबर का एक विश्लेषण आपके सामने रखा
कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, किस प्रकार यह आपको मिल सकती है, कब से मिलना शुरू हुई है। धोखाधड़ी से अगर किसी ने इसे हासिल किया है तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, और स्कीम के अंतर्गत परिवार शब्द की क्या परिकल्पना है, और यह किस किस तिथि को लोगों को प्राप्त हुई है। तो इसके अंतर्गत आपको अंत में भी मैं बताऊंगा कि है अब 9 करोड़ 26 लाख किसानों को यह धनराशि 20,000 करोड़ रुपए की अभी 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान की गई है। और साथ ही आपको यही बताऊंगा कि अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि भारतीय किसानों को दी जा चुकी है इस योजना के माध्यम से। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारा जो विश्लेषण का जो तरीका है वो आपकी समझ में आया होगा। हमने एक एक पॉइंट को बारीकी के साथ आपको समझाया, और अगर आप मानते हैं कि हम निरंतर क्रम में इसी प्रकार वीडियो को बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें तो हमें लाइक अवश्य करिए। हमें आपके प्रोत्साहन की जरूरत है, हमें अपना सुझाव भी दें और साथ ही हमें सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम निरंतर क्रम में अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें और समाज कल्याण के लिए इस प्रकार की अन्य वीडियो भी बनाते रहें। इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।